हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, जो कि है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, RDT। ठीक है, तो अपन काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं मोलिकुलर बायोलॉजी में। ठीक है, लास्ट की तरफ आ गए। अब अपन देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस वीडियो में। ठीक है, बेसिक स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेस चलता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इसको अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डीएनए सेगमेंट्स। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डीएनए सेगमेंट्स मतलब जो जीन है वो एक स्पीशीज़ से अगर ट्रांसफ़र हो जाए अदर स्पीशीज़ पे, ठीक है, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में जीन का ट्रांसफ़र इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको अपन जीन क्लोनिंग भी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, किसी भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि जैसे अपना जीन, अपन ह्यूमंस हैं, ठीक है, अपन ह्यूमंस हैं, यहाँ से मैं एक कोई जीन निकाल रहा हूँ मेरा, और वो जीन अब अपने अंदर तो एक लिमिटेड अंदर है। ठीक है, अब अगर उसको मेरे को कुछ भी, जैसे मान लो थेरेपेटिक यूज़ के लिए लेना है तो मुझे इंसुलिन जीन चाहिए। ठीक है, तो इंसुलिन जीन अपने कहाँ से लेंगे? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराएंगे उस जीन को, और उससे बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाएगी उसकी, उस जीन की अपने पास मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएगी, और उसको फिर प्योरीफाई करके आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, और वो फिर इंसुलिन अपने पास रह गया, और वो इंसुलिन फिर किस में काम आएगा? डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है, ये एक एग्जांपल से मैंने समझाया कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि डायबिटीज़ के पर्सन, जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते थे, उनमें जो है वो इंसुलिन देना पड़ता था, पर वो इंसुलिन किसका देते थे अपन? पोर्क का, या फिर वो अदर एनिमल्स में से निकाल के देते थे। ठीक है, तो वो क्या होता था कि एंटीजेंस होते थे, तो उससे एनाफाइलेक्सिस और रिएक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते थे। बट अब क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब अपन को ऐसे ही कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती, अपन अपने जीन ही, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर आपको जो लिखनी है तो वो क्या है? आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन। इट इज़ आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल। ठीक है, टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल इन अ प्री डिटरमाइंड वे। ठीक है, इन अ प्री डिटरमाइंड वे। तो ये आपकी बुक लिखती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन के क्या होता है? द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल इन अ प्री डिटरमाइंड वे इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डिज़ायर्ड गोल अपना क्या था इस एग्जाम्पल में? इंसुलिन का जीन। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो अब अपन ऐसा करते हैं कि अगली वीडियो में तो देखेंगे सब स्टेप्स और वो सब जो एंजाइम्स और उसमें जो लगते हैं, इसमें अपन देखेंगे प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, एक बार जो आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ जाएगा तो चीज़ें तो पता चलेगी क्या क्या थी उसमें, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर की बात करते हैं। पढ़ने में बहुत आसान है प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बट जो ये करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और अपन को करना भी नहीं है, अपन तो डॉक्टर्स हैं ना। ठीक है, तो अब अपन करते हैं, सबसे पहले स्टेप्स पढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन जीन। ठीक है, सबसे पहले तो स्पेसिफिक ह्यूमन जीन का प्रोडक्शन करना है कि किस जीन को आपको मल्टीप्लाई करके किस जीन को बनाना है आर्टिफिशियली। ठीक है, तो उस जीन को कैसे निकालेंगे ह्यूमन बॉडी में से? तो ठीक है, अब अगर आइसोलेशन करना है स्पेसिफिक जीन का, कोई भी स्पेसिफिक जीन है मान लो, तो उसका आइसोलेशन करना है। ठीक है, तो अगर जीन्स सारे कहाँ पे होते हैं? डीएनए के अंदर। इतना बड़ा 2 मीटर का मॉलिक्यूल, उसके अंदर सारी चीज़ों के जीन्स हैं, और आपको एक स्पेसिफिक जीन निकालना उस डीएनए में से, तो कैसे निकालोगे? बहुत ज़्यादा लेबोरियस, बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? बाय प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको बोल रहा हूँ मैं cDNA। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है? क्या है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए? कि अपन स्टार्ट करेंगे, ये प्रोसेस जो स्टार्ट करेंगे ना, वो किससे करेंगे? mRNA से। ठीक है, mRNA लेंगे अपन सबसे पहले। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, इंसुलिन का ही लेके चले तो mRNA में क्या होता है? सिलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन होता है। ठीक है, सिलेक्टिव
एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन। ये तो आप सबको पता ही है, क्यों है? क्योंकि ये डीएनए जो था पूरा बहुत सारे जीन थे, उसमें से एक कोई जीन स्पेसिफिक हुआ और उसका ट्रांसक्राइब हुआ और एमआरएनए बना। ठीक है, अपन ने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था। मैंने बताया भी था कि जो रेप्लिकेशन है वो क्या है कि पूरी बुक लेके गए, जेरोक्स करा दी, पूरे के पूरे सारे जीन तो रेप्लिकेट हो गए। और ट्रांसक्रिप्शन क्या था कि भाई जाके बोला कि उस बुक के 2 पेज, ये वाले स्पेसिफिक 2 पेज मुझे जेरोक्स करके फोटोकॉपी करके दो, तो वो क्या हुआ था? ट्रांसक्रिप्शन। तो एमआरएनए के पास स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है, जीन की। जैसे कि इंसुलिन का एमआरएनए ले लिया अपन ने, मान लो इंसुलिन का एमआरएनए ले लिया, कहाँ से लिया? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास से। ठीक है, अब इंसुलिन के एमआरएनए को अपन ने किससे एक्ट कराया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो अपनी वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके देखो, इससे जो बन जाएगा वो अपना बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए को अपन यूज़ करेंगे आगे। तो कितना आसान हो गया, अगर मान लो डीएनए में से स्पेसिफिक जीन निकालना था और अपने पास स्पेसिफिक जीन ऐसे आ गया एमआरएनए से, तो अपन उल्टा चले, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मैकेनिज्म से। और ये मैंने बताया था कैसे बनता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनता है उस वीडियो में। फिर आरएनए एच से आरएनए हाइड्रोलाइज हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, फिर डीएनए पॉलीमरेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन चुका है। पहला स्टेप कंप्लीट, अपने पास जीन आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमन जीन आ गया। दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ काइमरिक डीएनए मॉलिक्यूल। काइमरिक डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये काइमरिक डीएनए क्या होता है? तो अब अपन को काइमरिक डीएनए बनाना है। ठीक है, तो काइमरिक डीएनए वो होता है कि वेक्टर, एक वेक्टर होता है, अपन अगली वीडियो में देखेंगे वेक्टर क्या होता है, पर अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ कि वेक्टर कैरिंग फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड काइमरिक डीएनए। ठीक है, इसको बोलते हैं काइमरिक डीएनए, या फिर इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं। कि मान लो एक वेक्टर होता है, जैसे आप सबने नीट में भी पढ़ा होगा कि प्लाज्मिड वेक्टर होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है, अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे वेक्टर पे भी कई बार शॉर्ट नोट। तो ये वेक्टर क्या है? एक जरिया है कि अपना जो डीएनए जो इधर से था, इस डीएनए को अपन को यहाँ पे ले जाना था ना बैक्टीरिया के अंदर, तो कैसे ले जाएंगे? तो उसका एक जरिया, व्हीकल है ये, वेक्टर इज़ अ व्हीकल। तो वेक्टर कैरिंग फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड काइमरिक डीएनए। और ये काइमरिक पता है बहुत पुराना वर्ड है, एंशियंट वर्ड है। ये आप जैसे आपने अगर सुना हो तो नरसिम्हा, माइथोलॉजिकल अगर किसी को स्टोरी पता हो तो नरसिम्हा, जिसके वो शेर का मुंह था और बाकी नीचे की बॉडी पूरी ह्यूमंस की थी। ठीक है, तो वो नरसिम्हा, ये वहाँ से वर्ड आया। मतलब उसमें भी क्या था कि मिक्स था, ऊपर जो लायन का हेड था और अपने ह्यूमन की नीचे बॉडी थी। तो वैसे ही इसमें भी क्या है, फॉरेन डीएनए है और वेक्टर का डीएनए साथ में मिलके काइमरिक डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म कुछ नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मिड वेक्टर जो है, मान जैसे सर्कुलेटिंग प्लाज्मिड वेक्टर है तो सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलेटिंग प्लाज्मिड वेक्टर जो है उसको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करते हैं। ये क्या करता है कि काट देगा उसको, सीजर, मोलिकुलर सीजर कहते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका प्लाज्मिड डीएनए पूरा था गोल, ठीक है, सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, तो अब इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ऐड कराते हैं, तो ये इतना पोर्शन इसका कट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंड्स बन जाते हैं ये होते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, मैं ये स्टेप्स पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगली वीडियो में अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपन देखेंगे ना, जब आपको और क्लियर समझ आ जाएगा सब चीज़। ठीक है, तो ये स्टिकी एंड्स बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है कि सर्कुलर प्लाज्मिड वेक्टर को स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा। फॉर एग्जांपल ECOR1, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम है, इसकी नेमिंग और वो सब अपन अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उससे काटा, और ये किस पे काटता है, ये GAATTC सीक्वेंस पे काटता है। और ये जो होती है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी पता है? CTTAAG। तो आप इसको यहाँ से यहाँ पढ़ो तो GAATTC और यहाँ से यहाँ पढ़ो तो GAATTC, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। अब ये कैसे काटेगा पता है? एक कट यहाँ लगाएगा, एक कट यहाँ लगाएगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस तो हो जाएगी AATT और एक सीक्वेंस हो जाएगी TTAA। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो जाएगी। अब ये ऐसे काट दिया। ठीक है, ये स्टेप हो गया अपना प्लाज्मिड वाला। अब अपन को क्या करना है कि अब अपन ह्यूमन डीएनए, जो अपना जो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया था, उसको भी सेम ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम वाले से। ठीक है, ECOR1 से ही ट्रीट करेंगे, तो वहाँ पे भी सेम सीक्वेंस पे स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। ठीक है, मान लो ये ह्यूमन डीएनए था, ठीक है, ह्यूमन डीएनए ये था, तो यहाँ पे भी ये स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे काट देगा वो डीएनए को भी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो वेक्टर प्लस ह्यूमन डीएनए, इनको इंक्यूबेट कर देंगे साथ में, और फिर क्या हो जाएगी, इनमें एनिलिंग हो जाएगी, जॉइनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये स्टिकी एंड्स जो थे वो दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये प्लाज्मिड का था
और ये आपका मान लो इधर से कलर ह्यूमन का ब्लैक ले लेते हैं, तो ये ह्यूमन का डीएनए भी इसमें ऐड हो गया। तो ये एक आपका बन गया फाइनली काइमेरिक डीएनए। और ये ऐड किससे होंगे, ये जुड़ेंगे किससे, तो अपन को सबको पता है डीएनए किससे जुड़ता है, डीएनए का फेविकॉल कौन है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस बना लेगा वेक्टर और इंसर्ट मॉलिक्यूल के बीच में, और काइमेरिक डीएनए मॉलिक्यूल फाइनली बन जाएगा। तो ये अपना दूसरा स्टेप भी हो गया। ठीक है, डायग्राम अपन अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, नोट्स में सब अच्छे से बने हुए, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर तीसरा स्टेप क्लोनिंग भी करते हैं अपन, क्लोनिंग ऑफ काइमेरिक डीएनए। तो अब ये जो काइमेरिक डीएनए बना था ना, काइमेरिक डीएनए जो ये अपना फाइनली बन गया, अब ये तो एक है, खाली एक मॉलिक्यूल है, तो क्लोन क्या करेगा, क्लोनिंग का मतलब ही क्या है कि लार्ज क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स डेट अराइज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर मॉलिक्यूल। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स मतलब एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे अपने पास 1000 पीस बन जाएंगे जैसे मान लो। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन हो गया, क्लोनिंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका होता है ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन या फिर मैं बोलूँ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट। तो होस्ट मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डालना है ना अपन को, कहाँ पे सारे बनाने हैं। बैक्टीरिया जो है इतना जल्दी मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, आपको पता है कि 10⁶ मल्टीप्लिकेटिव रेट होती है ई कोलाई की। तो ट्रांसफेक्शन का क्या मतलब है, ट्रांसफेक्शन का वही मतलब है कि जो प्लाज्मिड जो था अपना, ये जो बन गया था, उसको इंट्रोड्यूस करना है होस्ट के अंदर। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अब इसका मैकेनिज्म वैसे कोई पूछता नहीं है, बट मैं बताऊं, अगर होस्ट की ई कोलाई है जैसे, ठीक है, तो होस्ट के सेल्स हैं और प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, इनको अपन क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर, जिसके अंदर कैल्शियम होगा बहुत सारा। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या होंगे, इसमें कैल्शियम चैनल्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि प्लाज्मिड जो है, कैल्शियम ओपन हो जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पोर्स बन जाएंगे, और उससे फिर प्लाज्मिड जो है वो एंटर कर जाएगा अंदर होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, और फिर होस्ट सेल्स वहाँ पे अंदर बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफेक्शन। अब प्लाज्मिड के बारे में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड में क्या होता है, जैसे प्लाज्मिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, PBr325, ये प्लाज्मिड का नाम है। ठीक है, नाम नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। तो इनके अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। और ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर 3 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। जैसे मैं बनाऊँ अगर ये प्लाज्मिड, तो ये मान लो ये सर्कुलर प्लाज्मिड है, तो इसके अंदर 3 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन है, एक तो है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, ये किसके लिए रेजिस्टेंस है, एम्पीसिलिन के लिए। एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और ये जो ऊपर है ये है क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो ये 3 जीन्स होते हैं। अब ये अपन जब क्या करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डालेंगे इको R1, ठीक है, जो कट लगाएगा, तो वो कट कहाँ पे लगाता है पता है, इसके बीच में लगाता है, और फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल इसके बीच में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं वापस से बनाऊँ तो ये तो ऐसा ही रहेगा एम्पीसिलिन वाला, ये टेट्रासाइक्लिन वाला ऐसे ही रहेगा। अब ये जो था, इसके क्या हुआ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्लीव कर दिया इन द मिडल ऑफ क्लोरमफेनिकोल जीन। तो फॉरेन डीएनए जब आएगा ना, तो वो क्या करेगा कि फॉरेन डीएनए यहाँ आके इंसर्ट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो अपना रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस फॉर क्लोरमफेनिकोल, क्लोरम लिख रहा हूँ मैं ना, इज़ लॉस्ट। तो अब ये आने के कारण ये जो इस प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंस थी क्लोरमफेनिकोल ड्रग के अगेंस्ट, वो लॉस्ट हो गई, और इसको अपन बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया पर ठीक है, कभी कोई पूछे तो। ठीक है, तो अपन ने ये कर लिया है। ठीक है, ट्रांसफेक्शन कर लिया, चौथा स्टेप। अब अपन 5वां स्टेप देखते हैं। ये प्लाज्मिड का थोड़ा एक्स्ट्रा बताया था, पर ये एक्स्ट्रा अभी मैं आपको वापस से लिंक करके बताऊंगा। तो अब अपन देखते हैं 5वां स्टेप। 5वां स्टेप क्या है, 5वां स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ कॉलोनी हैविंग डिज़ायर्ड जीन। अब अपन को कॉलोनी ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर ये जो अपना जो डिज़ायर्ड इंसुलिन का जीन था वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, कॉलोनी हैविंग डिज़ायर्ड जीन सिलेक्शन। तो ट्रांसफेक्शन के बाद क्या हुआ था कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को फिर कल्चर करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर वो आ गया है जीन अपना। ठीक है, तो बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं इन मीडियम
containing ampicillin and टेट्रासाइक्लिन। अब अपन बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे किसके अंदर, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के अंदर, एक मीडियम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि इट किल्स ऑल वाइल्ड बैक्टीरिया। तो जितने भी ऐसे बैक्टीरिया होंगे, जो भी वाइल्ड बैक्टीरिया होंगे जिनों के पास ये जीन नहीं होगा, वो तो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है वो ड्रग है वो इनको मार देगी। एंटी बैक्टीरियल है ना वो, तो एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को मार देगी। पर जिसके अंदर प्लाज्मिड होगा, तो प्लाज्मिड में क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, तो वो रेजिस्ट करेगी और वो नहीं मरेगा, ठीक है। तो ओनली बैक्टीरिया कंटेनिंग प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड, जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है वही ग्रो करेंगे, ठीक है। अब वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी कॉलोनीज़ भी होती है जहाँ पे जो वेक्टर तो है, पर उस वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए ही नहीं आया, ठीक है, ट्रांसफेक्शन अच्छे से नहीं हो पाया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं ना, एकदम एक्यूरेसी तो 100% तो किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन कॉलोनी, अब सारी कॉलोनीज़ को अपन एक अगार प्लेट पे ग्रो करेंगे जिसके अंदर होगा क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, क्लोरमफेनिकोल होगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर क्लोरमफेनिकोल है, तो अब अगर मान लो क्या मैंने बताया था आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो अगर क्लोरमफेनिकोल से भी रेजिस्टेंस लूज़ हो गई है, तो अपने पास सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी सिलेक्ट करेंगे, जो भाई क्लोरमफेनिकोल से रेजिस्टेंस रखती हो, ठीक है। क्लोरमफेनिकोल से क्या हो गया अपना, क्लोरमफेनिकोल, जैसे ये क्लोरमफेनिकोल था, यहाँ पे अपना नॉर्मल जीन आ गया, तो क्लोरमफेनिकोल से रेजिस्टेंस लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो अब सिलेक्ट यहाँ से कॉलोनी कर लेंगे, और ये कॉलोनीज़ को फिर अपन फर्दर इसको कल्चर करेंगे, ठीक है, और फाइनली फिर एम्पलीफाई करके मेजर कॉलोनीज़ बन जाएगी अपने पास, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है, सिलेक्टेड कॉलोनीज़ आर फर्दर कल्चर टू प्रोड्यूस कॉलोनीज़। तो ये अपने स्टेप्स थे, क्या क्या स्टेप थे एक बार वापस से देख लेंगे अपन। देखो, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन जीन, ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए बनाने के बाद क्लोनिंग करी, उसके बाद ट्रांसफेक्शन किया, और ट्रांसफेक्शन के बाद सिलेक्शन किया स्पेसिफिक कॉलोनीज़ का। तो अब अगर मैं एक समरी बनाना चाहूँ तो क्या समरी बनेगी, ठीक है, ये पूरी वीडियो की एक ओवरऑल समरी बनाऊँ तो क्या लिया था अपन ने, सबसे पहले तो mRNA लिया था ह्यूमन का, ठीक है, H का मतलब ह्यूमन है, ठीक है। अब इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और वो मैकेनिज्म से अपन ने सिलेक्ट करके क्या बना दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, डीएनए ख़राब बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या किया था, प्लाज्मिड वेक्टर क्लीव करा था बाय स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किससे, इको R1 से, ठीक है। और ह्यूमन डीएनए को भी क्लीव करा था स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम वाले से, ठीक है। फिर क्या बन गया था अपने पास, काइमेरिक डीएनए बन गया था, ठीक है, काइमेरिक डीएनए जिसमें वो बैक्टीरिया का भी पोर्शन था और ह्यूमन का भी पोर्शन था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, काइमेरिक डीएनए के बाद ट्रांसफेक्शन किया था। ट्रांसफेक्शन का मतलब ये जो था वो होस्ट के अंदर अपन ने डाल दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा काइमेरिक डीएनए, ठीक है। फिर क्या किया था ट्रांसफेक्शन के बाद, सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी कैरिंग ह्यूमन जीन, जो ह्यूमन जीन कैरी कर रही है उसको सिलेक्शन किया था, ठीक है। तो आपको बेसिकली समरी लिखनी होती है, तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया कि उसको एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराएंगे तो सारे बैक्टीरिया वाइल्ड्स वाले मर जाएंगे। फिर जो प्लाज्मिड है वो, जिनमें बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है वही ग्रो करेंगे। अब प्लाज्मिड में भी ऐसा है कि किसी प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए नहीं हो, ठीक है, तो उसको क्लोरमफेनिकोल में डालेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर कल्चर करेंगे। बट डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, सिलेक्शन कर लिया, फिर जो क्लोन बना उसका एम्पलीफिकेशन किया, ठीक है। फाइनली जो अपने पास बैक्टीरियल कॉलोनी जिनके अंदर प्योरीफाइड जीन है, और उसके बाद क्या किया अपन ने, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्योरीफाई कर दिया फाइनली। और लास्ट में जो अपन को जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था अपना, जैसे कि मान लो इंसुलिन जीन, फाइनली अपन को मिल जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स जो है, ह्यूमन प्रोटीन्स आजकल बनते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, और भी बहुत सारे अपन अगली वीडियो देखेंगे। उसके बाद एक और अगली के बाद अगली देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, तो उसमें मैं बताऊंगा कि इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स है, वैक्सीन्स है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सब जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है, ठीक है। तो वो अपन एप्लीकेशंस में देखेंगे, ठीक है, वो अलग भी क्वेश्चन आता है तो वो अपन उसमें देखेंगे। पर इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है बेसिकली, उसके स्टेप्स देखे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अपन अगली वीडियो में जो है क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो वेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कभी अलग से कोई पूछ ले 2 नंबर में तो, ठीक है, वेक्टर, रिकॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, होस्ट, इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या एंजाइम्स चाहिए होते हैं,
ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर। तो वो सब थोड़ा थोड़ा डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ब्रीफली, और उसके बाद लास्ट वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अपन इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे, और फिर लास्ट में अपना वो बचेगा थोड़ा बहुत पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और वो, और फिर मोलिकुलर बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।